गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। हमारा लेसन चल रहा था 5th और इसमें हमने अल्बेरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर के बारे में पढ़ लिया था। ये 3 महत्वपूर्ण यात्री थे और इस लेसन में से जो प्रश्न बनता है 4 नंबर का, वो भी इन्हीं 3 यात्रियों के बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा ऐसे बहुत से यात्री थे जिन्होंने 10वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य भारत की यात्रा की। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण यात्रियों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अब्दुल रज्जाक की। अब्दुल रज्जाक जो थे वो फारस के महान विद्वान थे। इनका जन्म 1413 ईस्वी में। इन्होंने काफी उच्च शिक्षा प्राप्त की और इसी के बल पर 1437 ईस्वी में खुरासन के शासक शाहरुख खान, जो कि तैमूर वंश से संबंध रखते थे, तैमूर वंश से का संबंध था, उन्होंने 1437 ईस्वी में अब्दुल रज्जाक को समरकंद का काजी नियुक्त किया। आपको पता होगा कि काजी के पद पर उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जो इस्लामी कानूनों का अच्छा जानकार हो। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि अब्दुल रज्जाक जो थे वो इस्लामी कानूनों के अच्छे जानकार थे। जैसे आज हम देखते हैं कि कोर्ट के अंदर जो जज होते हैं, उसी प्रकार का कार्य उस समय काजी द्वारा किया जाता था। शाहरुख खान ने 1442 ईस्वी में अब्दुल रज्जाक को भारत भेजा और वो भी दक्षिण भारत में। उसमें दक्षिण भारत के अंदर देवराय द्वितीय का शासन था और उनके दरबार में राजदूत के रूप में अब्दुल रज्जाक को नियुक्त किया गया और अब्दुल रज्जाक 1442 से 1443 ईस्वी तक देवराय द्वितीय के राज दरबार में रहे। बात करें देवराय द्वितीय के शासनकाल की, तो देवराय द्वितीय ने 1442 से लेके 1446 ईस्वी तक शासन किया था। अब्दुल रज्जाक जो है वो विजयनगर साम्राज्य की भव्यता और सुंदरता से अत्यधिक प्रभावित हुआ और उन्होंने अपने वृत्तांत में लिखा है विजयनगर। विजयनगर को उसने क्या कहा है? विजयनगर पृथ्वी पर इतना सुंदर शहर है कि उसके समान यानी उस जैसा शहर उसने न तो अपनी आंखों से देखा है और न ही ऐसे सुंदर शहर के बारे में उसने अपने कानों से सुना है। साथ ही साथ कहता है कि देवराय द्वितीय जो था वो भी अत्यधिक शक्तिशाली शासक था और इनका आंतरिक और बाह्य व्यापार काफी उन्नत था। दक्षिण भारत हमेशा से ही गरम मसालों के लिए प्रसिद्ध रहा है। जो बाह्य व्यापार था वो ज्यादातर समुद्री मार्गों से होता था और इसीलिए देवराय द्वितीय ने विजयनगर साम्राज्य की 300 बंदरगाहों का भी जिक्र किया। वो कहता है कि विजयनगर साम्राज्य के अंदर 300 बंदरगाहें थे। इस महान विद्वान की 1482 ईस्वी में मृत्यु हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं दुआर्ते बारबोसा के बारे में। बारबोसा जो थे वो एक पुर्तगाली अधिकारी थे। यदि आपको थोड़ा सा याद हो, आपको पता है कि भारत के अंदर सबसे पहले जो विदेशी कंपनी आई थी वो पुर्तगाली थी। आपको याद भी होगा वास्को डी गामा, जो कि एक पुर्तगाली नाविक था जिसने भारत के लिए एक नए सामुद्रिक मार्ग की खोज की थी। तो ये पुर्तगाली यात्री था, अधिकारी के तौर पर इसकी नियुक्ति भी थी। 1518 ईस्वी में ये कृष्णदेवराय के समय भारत में आया। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक है, जिन्होंने 1509 से और 1529 ईस्वी तक शासन किया और विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक है। जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि अब्दुल रज्जाक ने 300 बंदरगाहों का जिक्र किया है, लेकिन बारबोसा जो है वो बताते हैं कि जो भटकल बंदरगाह थी वो उस समय की सबसे
विशाल बंदरगाह थी, सबसे विशाल बंदरगाह थी। बरबोशा बताता है कि विजयनगर साम्राज्य का बहमनी साम्राज्य और उड़ीसा के साथ एक लंबा युद्ध या संघर्ष चल रहा था और ये लगातार चलता था, चाहे वो कृष्णदेवराय थे या देवराय द्वितीय थे या अन्य कोई भी शासक थे। हमेशा से बहमनी साम्राज्य के साथ विजयनगर शासकों का युद्ध चलता रहता था। 1521 ईस्वी में इस महान यात्री या कहे कि अधिकारी की मृत्यु हो गई। इसके बाद बात करते हैं एंटोनियो मानसे रते के बारे में। ये स्पेन से आए थे 1578 ईस्वी में। यदि आप थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोड़ दो तो हम देखते हैं कि 1556 से और 1605 ईस्वी के बीच में कौन सा मुगल सम्राट था? अकबर। तो कहने का अर्थ क्या है कि ये यात्री 1578 में जिसमें भारत में आया उसमें भारत की गद्दी के ऊपर अकबर विराजमान था। उसके बाद बात करते हैं पीटर मुंडी। पीटर मुंडी का जो जन्म है वो हुआ था 1600 ईस्वी में और 1628 ईस्वी में ये इंग्लैंड आए। अर्थात हमने पीछे बताया था कि 1628 से लेके 1658 तक भारत के जो सम्राट थे वो थे शाहजहां। अर्थात शाहजहां के शासनकाल में पीटर मुंडी भारत में आए। 1630 ईस्वी में इनको अंग्रेजों की जो आगरा के अंदर फैक्ट्री थी उसमें नियुक्ति मिली, अर्थात एक कर्मचारी के तौर पर ये नियुक्त हुई। पीटर मुंडी लगभग 8 वर्षों तक भारत में रहे। इस दौरान उन्होंने मुगल दरबार को, उसमें होने वाले उत्सवों को बड़े ही नजदीक से देखा और उसका वर्णन भी किया है। उन्होंने दारा और शुजा के विवाह अवसर पर निकाले जाने वाली शोभा यात्रा का वर्णन किया है। इसके अलावा उन्होंने नौ रोज अर्थात इसे नव रोज के नाम से भी जाना जाता है। नव रोज का मतलब क्या है? जिस प्रकार हम अंग्रेजी महीने के अनुसार 1 जनवरी को नव वर्ष के रूप में मनाते हैं, उसी प्रकार जो ईरानी नव वर्ष है उसे नौरोज या नवरोज के नाम से जाना जाता है। यदि हम इसको अलग अलग टुकड़ों में करें, नवरोज यानी एक नया दिन, और ये जो ईरानी नव वर्ष है यदि हम अपने अंग्रेजी कैलेंडर को देखें तो कभी तो ये 20 मार्च, कभी 21, कभी 22 मार्च को, यानी अलग अलग समय में, जैसे हमारे जो देसी वर्ष है वो अलग अलग तारीखों में आते हैं, उसी प्रकार ईरानी नव वर्ष जो है वो कभी तो 20 मार्च को मनाया जाता है, कभी 21 मार्च को, कभी 22 मार्च को। तो नौरोज का मतलब है एक नया दिन और ये है ईरानी नव वर्ष। इस आयोजन के बारे में भी पीटर मुंडी ने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है। इसके अलावा हम देखते हैं कि पीटर मुंडी ने दक्षिण भारत के जो अभियान थे उसके बारे में भी प्रकाश डाला है। दूसरा, इन्होंने सबसे बड़ी जो बात अपने यात्रा वृत्तांत में लिखी है वो है 1630 में भारत में पड़ने वाले अकाल के बारे में। इस अकाल का बड़ा ही मार्मिक चित्रण पीटर मुंडी द्वारा किया गया है। उसके बाद है जॉन बैप्टिस्ट टैवर्नियर। ये फ्रांसीसी जौहरी थे, यानी जो सोने इत्यादि हीरे जवाहरात का काम करता, और 1640 से लेके 1667 ईस्वी तक इन्होंने 6 बार भारत की यात्रा की। काल की बात हम करें 1640-1667, इस दौरान हम देखते हैं कि भारत के अंदर 2 शासक हो गए। एक 1628 से 1658 और दूसरा 1658 से 1707। 1628 से 1658 ऊपर भी बताया था हमने शाहजहां, और 1658 से 1707 औरंगजेब, जो कि अंतिम शक्तिशाली मुगल सम्राट थे। इन्होंने भारत के अंदर गोलकुंडा और कोलार की जो सोने की खानें हैं उनका भी अपने यात्रा वृत्तांत में जिक्र किया है। साथ ही साथ ये बताते हैं कि भारत के जो सम्राट थे शाहजहां, वो हीरो के अच्छे
पारखी थे, अर्थात उनको हीरो की अच्छी खासी जानकारी थी। उसके बाद है फ्रांसिस्को पेलसर्ट। यदि आपको याद हो, जब हम फ्रांसवा बर्नियर के बारे में बात कर रहे थे तब भी इस यात्री का हमने जिक्र किया था। यह डच यात्री थी, 1620 से 1627 ईस्वी तक ये भारत में रहे। इन्होंने भारतीय भू व्यवस्था के बारे में भी जिक्र किया। ये कहते हैं कि भारत जो है वो एक गरीबी का देश है, यहाँ अत्यधिक गरीबी है। एक जगह तो ये लिखते हैं कि भारतीय लोगों के पास खाने के लिए सूखी रोटी भी नहीं है, और उसका कारण क्या बताते हैं, जो फ्रांसवा बर्नियर ने बताया था कि भूमि के ऊपर निजी स्वामित्व का अभाव। वही बात पेलसर्ट कहते हैं कि भारत के अंदर जो गरीबी है, जो किसानों की दशा इतनी शोचनीय है, उसका मेन कारण है भूमि के ऊपर राज्य का स्वामित्व। तो ये हमारे 5th लेसन के कुछ बचे हुए महत्वपूर्ण यात्री थे। उम्मीद करता हूं कि पूरा लेसन आपको समझ में आया होगा, और उम्मीद करता हूं कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।